हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे दैट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ा। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हम लोगों ने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ा कि उसके जो एनर्जी पैकेट्स होते हैं दैट आर फोटॉन्स। अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या, ध्यान दो। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को अगर मैं जनरली बोलूं तो इसको अगर मैं स्प्लिट करूं तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोटोन प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जनरली होता क्या है कि जब मैं एक मेटल सरफेस लिया, ठीक है, लेट मान लो मेरा एक मेटल सरफेस है, इस पे मैं क्या इंसिडेंट कराता हूं, एक ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या फिर जनरली मैं क्या बोलूं, इस पे मैं क्या इंसिडेंट करा रहा हूं, इसकी एनर्जी पैकेट्स मतलब फोटॉन्स, ठीक है। तो जब मैंने एक मेटल सरफेस पे एक फोटॉन्स इंसिडेंट कराए तो ये इससे जाके टकराएगा, और इससे जाके टकराएगा तो ये अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर करेगा, इस मेटल के इलेक्ट्रॉन को। और अब अगर ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल से इजेक्ट होता है तो देन दैट इफेक्ट इज नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि व्हेन अ बीम ऑफ फोटॉन्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज एडजेसेंट या इंसिडेंट ऑन a metal surface, electrons are ejected from the metal. This phenomena is known as photoelectric effect, ठीक है। तो देखो इसका यूज कैसे करेंगे, जैसे मान लो मैंने मेटल ले लिया, इसको मैं इनक्लोज कर दे रहा हूं एक ट्यूब के अंदर, ठीक है। और मेटल को मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और इसको मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। तो मेटल सरफेस को मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल से, और यहां मैंने क्या किया, एक पॉजिटिव टर्मिनल लिया। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इससे इंसिडेंट होगी, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, और इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव करना शुरू कर देगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और अगर ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर जाएगा तो क्या जनरेट हो जाएगा, तुम्हारा करंट, ठीक है। तो दिस इज अ मेथड ऑफ जनरेटिंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। एक अनदर मेथड ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी है जिसमें हम लोग मेटल पे क्या इंसिडेंट कर रहे हैं, फोटॉन्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वो अब फोटॉन्स अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को, और ये इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल से क्या हो जा रहा है, इजेक्ट हो जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन अगर मान लो नेगेटिव से पॉजिटिव चला गया तो क्या जनरेट हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था कि व्हेन फोटॉन्स या एनर्जी पैकेट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव are incident on a metal surface, electrons are ejected and thus a current या electricity is generated with this phenomena is known as photoelectric effect, ठीक है। आया समझ में। अब ध्यान दो, अब फिर से वही बात की जाए, क्या एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सारे मेटल से, जैसे मान लो मैंने बोल दिया है तुम्हारा यूवी रे है, या मान लो तुम्हारी वॉयलेट है, ठीक है, वॉयलेट वाली वेव है। वॉयलेट का हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो तुम्हारा लेमडा है लगभग तुम्हारा 400 नैनोमीटर, आया समझ में, ठीक है। 400 to 750 नैनोमीटर तुम्हारा विजिबल होता है। तो इसकी एनर्जी क्या होगी, 12,400 डिवाइडेड बाय 4,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है, आया समझ में। तो अब मैंने क्या किया, एक मेटल लिया है M1, एक दूसरा मेटल लिया M2, दो अलग अलग मेटल्स लिए, और मैंने क्या बोला कि वॉयलेट को जब मैंने, वॉयलेट रे को जब M1 पे मैंने इंसिडेंट कराया तो इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। वॉयलेट को जब मैंने M1 मेटल पे तुम्हारा इंसिडेंट कराया तो इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जा रहा है। वॉयलेट कैन इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम M1, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला, दिस सेटिस्फाइज दैट वॉयलेट कैन ऑल्सो इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम M2। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि अगर मैंने बोल रहा हूं वॉयलेट एक मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दे रहा है तो इससे ये मैं कन्फर्मेटरी कह सकता हूं कि दूसरे मेटल से भी करेगा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग। क्योंकि देखो, अगर मैं अभी तो जनरल सेंस में बोलूं कि अगर मान लो तुम्हारा ये M1 मेटल था, ये Z प्रोटॉन्स थे, इसके ये इलेक्ट्रॉन मान लो, इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया, तो इस इलेक्ट्रॉन पे यहां जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं M1 में,
वो जरूरी थोड़ी नहीं कि तुम्हारे दूसरे इलेक्ट्रॉन M2 के इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बराबर हो, वो उससे कम या ज्यादा होंगे। तो अगर इसके इलेक्ट्रॉन को ये वॉयलेट रे इजेक्ट कर पा रही है, मतलब क्या है कि इसके पास सफिशिएंट एनर्जी है कि ये इसके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ दे और इसको बाहर निकाल ले। लेकिन अगर यहां इसकी एनर्जी वॉयलेट रे की इतनी सफिशिएंट नहीं हुई कि इसके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ सके, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। समझ में आया? ठीक है, आया समझ में? तो इससे क्या है कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मेटल. This does not satisfy it can eject electron from other. समझ में आया? क्लियर है? क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है वो डिफरेंट मेटल्स में डिफरेंट होंगे। अगर उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी इतनी सफिशिएंट हुई कि वो उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ दे और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, तो ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इतनी सफिशिएंट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो फर्दर हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन स्ट्राइक ऑफ फोटोन एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर तुम्हारा फोटोन की एनर्जी सफिशिएंट है कि वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पा रहा है, तो जैसे ही फोटोन तुम्हारा इस पे निकला, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। लेकिन कंडीशन है कि एनर्जी सफिशिएंट होनी चाहिए। ठीक है, इफ फोटोन हैव सफिशिएंट एनर्जी। अगर एनर्जी सफिशिएंट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन तुम्हारी फोटोन की एनर्जी सफिशिएंट है कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल ले रहा है, देन जैसे ही वो उस पर अटैक करेगा, स्ट्राइक करेगा, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इन दोनों के बीच में कोई भी टाइम गैप नहीं होगा। क्लियर है? आया समझ में? कोई भी टाइम लैग नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, वन फोटोन कैन इजेक्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन। एक फोटोन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, इसको हम आगे जाके एक इसकी उसमें भी पढ़ेंगे। जैसे मान लो तुम्हारा एक फोटोन आया, तो ये सिर्फ अपनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकता है। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब ये मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। एक फोटोन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर करेगा, दूसरा फोटोन दूसरे इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, वन फोटोन कैन ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू ओनली वन इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? आया समझ में? इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अब ध्यान दो, अब यहां से पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी। अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट पार्ट, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट हैपनिंग, कि जो तुम्हारा फोटोन है उसकी एनर्जी सफिशिएंट नहीं है, तुम्हारी वेव उसकी एनर्जी सफिशिएंट नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा पाए। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा है। अब अगर मैंने बोला कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, अब अगर मैंने बोला कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया, तो ये चीज देखो, अगर मैं बोलूं E इज इक्वल्स टू, हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है प्लैंक्स थ्योरी से, एच म्यू। ठीक है, अगर मैं F इंक्रीज करूंगा तो E भी इंक्रीज होगा। आया समझ में? अगर मैंने F इंक्रीज किया तो E भी इंक्रीज होगा। और अगर F इंक्रीज होते होते E भी इंक्रीज हुआ और E इतना पहुंच गया कि अब उसकी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए सफिशिएंट हो गई, तो मैं क्या बोल सकता हूं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन स्टार्ट। आया समझ में? पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा था बिकॉज एनर्जी वॉज, फोटोन वॉज नॉट सफिशिएंट टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ रही है और एक पॉइंट पे जाके इतनी सफिशिएंट हो जाएगी कि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट कर सके। ठीक है, तो उसमें मैं बोल सकता हूं ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी E increases and at a point becomes sufficient to start photoelectric effect.
एक पॉइंट पे जाके वो सफिशिएंट हो सकता है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टार्ट कर दे। क्लियर है? नेक्स्ट केस, इफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑलरेडी हैपनिंग, ठीक है, अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहले से ही हो रहा है तो मैं क्या बोलूं, अगर मैं बोलूं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे? तो ध्यान दो, हम लोगों ने ये पॉइंट पढ़ा कि एक फोटोन सिर्फ अपनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकता है। आया समझ में? तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं तो मैं एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ा रहा हूं, नंबर ऑफ फोटॉन्स तो बढ़ नहीं रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ एक तुम्हारा फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, तो क्या नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे? नहीं, क्योंकि एक फोटोन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज नहीं होंगे। ठीक है, अभी इसको हम लोग आगे भी जाके देखेंगे क्या बढ़ेगा। अगर मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑलरेडी हो रहा है तो क्या इंक्रीज करेगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फोटॉन्स रिमेन सेम। और नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर सेम है तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन पे अटैक कर रहा है, तो अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स सेम है तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स भी सेम रहेंगे। क्लियर है? आया समझ में? इसी बेसिस पे नेक्स्ट में बोलता हूं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी क्या है इसका मतलब समझ लो। एक मैं जनरल में बता दे रहा हूं कि जैसे मान लो एक तुम्हारे पास टॉर्च है, तुम्हारी टॉर्च है जिससे येलो लाइट निकल रही है तुम्हारी, ठीक है, टॉर्च है जिससे तुम्हारी येलो लाइट की टॉर्च है। एक बार छोटी टॉर्च लो और अगर मैंने इंटेंसिटी बढ़ानी है तो इंटेंसिटी बढ़ानी है मतलब मैंने क्या ले लिया, बड़ी टॉर्च ले ली। तो सेम लेकिन येलो लाइट की ही बड़ी टॉर्च, मतलब लाइट का जो नेचर है वो सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम, लेमडा सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है। इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब बड़ा टॉर्च लेना मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा देना। ठीक है, समझ में आया कि अगर मान लो मैं बड़ी टॉर्च लूंगा तो इससे नंबर ऑफ येलो वेव्स ज्यादा निकल रही होंगी, और नंबर ऑफ येलो वेव्स ज्यादा निकल रही मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा निकल रहे हैं। तो इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा देना है। ठीक है, आया समझ में? क्लियर है? तो अब फिर से इफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट हैपनिंग, तो एक बार खुद से सोच के बताओ कि अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा पाए, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो सकता है? बताओ। नहीं। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या ई ऑफ फोटोन बढ़ेगा? नहीं, इंटेंसिटी बढ़ाने से ई ऑफ फोटोन तो रिमेन सेम क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी सेम, लेमडा सेम। सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ फोटॉन्स का मतलब तो ये है कि देखो एक फोटोन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है। तो अगर मान लो 50 फोटोन है तो अगर उनकी एनर्जी इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं स्टार्ट कर पा रहे हैं, देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल नॉट स्टार्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तुम्हारा स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया? क्या बोला गया कि अगर इंटेंसिटी बढ़ाया तो मैंने सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाया, लेकिन फोटॉन्स की एनर्जी इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा पाए। तो अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे तो फिर से कोई फायदा नहीं, क्योंकि दो फोटॉन तो एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ट्रांसफर कर नहीं सकते हैं। एक फोटॉन ही एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर करेगा। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा है देन इट विल नॉट स्टार्ट। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? आया समझ में? अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, पहले से ही हो रहा है, अब अगर तुमने इंटेंसिटी बढ़ाया तो मैं क्या बोलूंगा, इंटेंसिटी बढ़ाया तो क्या होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे। और इस बार जो फोटॉन्स की एनर्जी है वो सफिशिएंट है कि वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करा पाए। तो मैं क्या बोल सकता हूं, अगर सफिशिएंट एनर्जी है तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज करेंगे। समझ में आया?
क्लियर है? दो पैरामीटर थे, सबसे पहले इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा है और तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में स्टार्ट। ठीक है, सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ गया और एक पॉइंट आया कि वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करा पाए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में स्टार्ट। लेकिन अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है पहले से ही और फ्रीक्वेंसी फिर बढ़ा रहे हो तो इससे नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना। अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा है और तुमने इंटेंसिटी बढ़ाया तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट नहीं हो सकता। लेकिन अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑलरेडी हो रहा है और फिर तुमने इंटेंसिटी बढ़ाया तो तुम्हारा नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो। ठीक है, तो अब इसी बेसिस पे हम लोग नेक्स्ट टर्म दो डिफाइन करते हैं, दैट इज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, हम लोग बता रहे हैं कि एक फोटोन अगर मान लो एक मेटल पे स्ट्राइक कर रहा है तो मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू स्टार्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो उसकी एनर्जी एक मिनिमम होनी चाहिए जो उस मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करा पाए। तो वही है कि दैट इज द मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल। उससे कम एनर्जी अगर होगी तो तुम्हारा फोटोन इजेक्ट नहीं करेगा। क्लियर है? आया समझे तुम्हारा क्या गेम है? तुम्हारा E अगर लेस देन W है तो तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक ई फोटोन अगर लेस देन W है देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल नॉट स्टार्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए तुम्हारा क्या होना चाहिए? जो ई फोटोन है दैट शुड बी ग्रेटर देन W। ठीक है, आया समझ में? अगर तुम्हारा जो फोटोन की एनर्जी है दैट इज लेस देन वर्क फंक्शन देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल नॉट स्टार्ट। तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होने के लिए उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान दो, अब इसी बेसिस पे एनर्जी कंजर्वेशन करें। ठीक है, तो लेट मान लो ये तुम्हारा एक मेटल है, इस पे मैंने क्या किया, एक फोटोन जिसकी फोटोन एनर्जी है इंसिडेंट कराया। केस मान रहा हूं कि ई फोटोन इज ग्रेटर देन W, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकला। तो देखो मैं क्या बोलूंगा, सबसे पहले एनर्जी ऑफ फोटोन सबसे पहले कहां यूटिलाइज होगी? इन इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन, और इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी दैट इज वर्क फंक्शन। एनर्जी देखो, एनर्जी कंजर्वेशन पे आगे भी सवाल आएंगे इसलिए मेथड देखते जाओ कैसे हो रहा है। ठीक है, ई फोटोन सबसे पहले कहां यूटिलाइज हुआ? खुद से देखो एक बार भाई, खुद से करने की सोचो, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी फॉर्मूले पे आएंगे, आगे और भी फॉर्मूलेस आते हैं जिसपे एनर्जी कंजर्वेशन बहुत सिंपल है। ई फोटोन सबसे पहले कहां यूज हुआ? तुम्हारा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराने में, और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराने में अगर यूज हुआ तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे? इज इक्वल्स टू W। अब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया है और अब भी अगर ई फोटोन तुम्हारा ज्यादा है तो बची हुई एनर्जी कहां यूज होगी? इसको काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कराने में। तो मैं क्या बोल सकता हूं? W प्लस तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ई फोटोन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराने में दैट इज वर्क फंक्शन, और फिर अगर और भी ज्यादा है तो बची हुई एनर्जी इज यूज्ड इन इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला। अब इसको मैं फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बोलूं तो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? ई फोटोन कैन बी h म्यू, वेयर म्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन is equals to h म्यू नॉट प्लस के। अच्छा, के को कई जगह तुम हाफ mv स्क्वायर भी लिख सकते हो अगर वेलोसिटी पूछा गया था, क्या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। ठीक है, अब ये नया टर्म आया म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या होता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। म्यू नॉट इज व्हाट? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? ध्यान दो, वर्क फंक्शन क्या था? द मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू स्टार्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज मिनिमम
frequency of photon required to start photoelectric effect। ठीक है, जैसे वर्क फंक्शन इज मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन टू रिक्वायर्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, म्यू नॉट इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन टू स्टार्ट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो वर्क फंक्शन और इसके बीच फॉर्म रिलेशन क्या आएगा, W इज इक्वल्स टू एच म्यू नॉट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, अब इसी बेसिस पे थर्ड फॉर्मूला, अगर मैं वेवलेंथ के टर्म्स में बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा, एनर्जी ऑफ फोटोन इज hc बाय लैम्डा, वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ फोटोन या वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। W को किससे रिप्लेस करूंगा, hc बाय लैम्डा नॉट प्लस के। लैम्डा नॉट यहां पे क्या आएगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। लैम्डा नॉट यहां पे क्या आएगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो अब इसका देखो, अगर मैं बोलूं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का क्या डेफिनेशन आएगा, तो एक चीज ध्यान दो, W इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, एच म्यू नॉट। मतलब अगर तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो W भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर वर्क फंक्शन के टर्म्स में मिनिमम एनर्जी था तो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में मिनिमम फ्रीक्वेंसी आया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। लेकिन अगर मैं वेवलेंथ के टर्म्स में फॉर्मूला लिखूं तो क्या आएगा, hc बाय लैम्डा नॉट। मतलब W इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो अगर तुम लैम्डा बढ़ाओगे तो वर्क फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो लैम्डा नॉट को अगर मैं डिफाइन करना हो तो मैं क्या बोलूंगा, दैट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ required to start photoelectric। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, दैट इज, ठीक है। अगर वर्क फंक्शन मिनिमम है तो लेमडा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ टू स्टार्ट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है, आया समझ में? ठीक है, जैसे इस पे एक क्वेश्चन करो, देखो ध्यान से। अगर मैं बोल रहा हूं कि एक मेटल का वर्क फंक्शन है, मान लो W इज इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, मेटल है, उसका वर्क फंक्शन है W इज इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, देन फाइंड द लैम्डा विच कैन स्टार्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, आया समझ में? फाइंड द लैम्डा फोटोन विच कैन स्टार्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और तुम्हें ऑप्शंस गिवन है, ए तुम्हारा 3100 एंगस्ट्रॉम, बी 4000 एंगस्ट्रॉम, सी 6800 एंगस्ट्रॉम और डी 10,000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये तुम्हें निकालना है कि अगर तुम्हारा एक मेटल का वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है, देन कौन सा फोटोन जिसकी वेवलेंथ गिवन है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तो तुम W से क्या निकाल सकते हो, अच्छा ठीक है, W से क्या निकाल सकते हो, लैम्डा नॉट। तो अच्छा, एक फॉर्मूला और ध्यान दो, एक फॉर्मूला यहां और बन सकता है क्या, देखो हम लोगों ने एनर्जी के टर्म्स में फॉर्मूला लिखा, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखा, वेवलेंथ के टर्म्स में। अच्छा, एक फॉर्मूला हमने और देखा, E इज इक्वल्स टू 12,400 बाय लैम्डा। तो यहां से फॉर्मूला और बन सकता है 12,400 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू 12,400 बाय लैम्डा नॉट प्लस, लेकिन ध्यान रखना इसमें लैम्डा किस में होगा, लैम्डा एंड लैम्डा नॉट विल बी इन एंगस्ट्रॉम, और के किस में निकलेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। फॉर्मूला पढ़ रखा है कि नहीं? ठीक है, E इज इक्वल्स टू 12,400 बाय लैम्डा। इसमें लैम्डा किस में रखते हो, एंगस्ट्रॉम में। एनर्जी किस में निकलती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। ठीक है, तो ये डिफरेंट फॉर्मुलेस है, इन पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन अभी फॉर्मुलेस कौन कौन से बन सकते, कुछ नहीं। ये वाला फॉर्मूला तुम्हें ध्यान रखना है, ये सब डिराइव्ड है इसी से। ये सब पहले हम लोग क्या, E
को क्या बोलते हैं, एच म्यू, तो ई की जगह एच म्यू, डब्ल्यू की जगह एच म्यू नॉट प्लस के ई इज इक्वल्स टू क्या बोलते हैं, एच सी बाय लैम्डा, तो ई की जगह एच सी बाय लैम्डा, डब्ल्यू की जगह एच सी बाय लैम्डा नॉट। ई के लिए हम लोगों ने एक यूनिट्स में और फॉर्मूला पढ़ा था 12,400 बाय लैम्डा, तो ई की जगह 12,400 बाय लैम्डा, डब्ल्यू की जगह 12,400 बाय लैम्डा नॉट। क्लियर है? तो मैं क्या बोलूंगा, 2 इज इक्वल्स टू 12,400 बाय लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नॉट यहां से क्या आया, 6200 एंगस्ट्रॉम। तो अगर लैम्डा नॉट 6200 एंगस्ट्रॉम आया तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो लैम्डा फोटोन होना चाहिए वो इससे ज्यादा होना चाहिए कि इससे कम होना चाहिए, बताओ। तो लैम्डा नॉट हम लोगों ने क्या पढ़ा, इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ टू स्टार्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। या मैं ये बोलूं कि अगर मैं लैम्डा नॉट बढ़ाऊंगा, ये लैम्डा बढ़ाऊंगा तो ई क्या होगा, कम होगा। लैम्डा अगर मैंने बढ़ाया तो ई क्या हो जाएगा, कम होगा, और ई कम हुआ और वर्क फंक्शन से कम हो गया तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट नहीं होगा। तो लैम्डा फोटोन में क्या बोल सकता हूं, दैट शुड बी लेस देन 6200 एंगस्ट्रॉम। मतलब तुम्हारे करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएंगे, ए एंड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तुम्हारे करेक्ट आंसर्स कौन से आएंगे, ए एंड बी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में बोलूं, अगर मेरा मेटल, अगर मान लो तुम्हारा वर्क फंक्शन इज एच के टर्म्स में बोल रहा हूं, एच इंटू 3, ठीक है, एच के टर्म्स में मैंने लिख दिया, एच इंटू 3 जूल्स, देन विच म्यू ऑफ फोटोन कैन स्टार्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, देन अब इस केस में फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो जैसे फिर से फर्स्ट ऑप्शन 2 हर्ट्ज, सेकेंड ऑप्शन 4 हर्ट्ज, थर्ड ऑप्शन 6 हर्ट्ज, और फोर्थ ऑप्शन तुम्हारा आएगा 1 हर्ट्ज। ठीक है, तो तुमसे क्या बोला गया है कि अगर मान लो मेटल का वर्क फंक्शन h इंटू 3 जूल्स है, तो देन कौन सा फोटोन जिसकी फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में डाटा गिवन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट कर सकता है। तो यहां से अगर मैं बोलूं दिस इज इक्वल्स टू एच म्यू नॉट, तो म्यू नॉट क्या आ जाएगा, 3 हर्ट्ज, और म्यू नॉट क्या होता है, मिनिमम। म्यू नॉट अगर तुम घटाओगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो जो म्यू नॉट होना चाहिए दैट शुड बी, अगर मान लो मुझे वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी चाहिए, देन म्यू नॉट जो तुम्हारा म्यू फोटोन है दैट शुड बी ग्रेटर देन, म्यू फोटोन शुड बी ग्रेटर देन 3। तो म्यू फोटोन अगर ग्रेटर देन 3 है तो 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। मतलब तुम्हारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, सेकंड एंड थर्ड। क्लियर है? ठीक है, तो इनको एक बार देखो, कल हम लोग इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे और ग्राफ्स ट्राई करेंगे। क्लियर है? थैंक यू।